नमस्कार दोस्तों, कोलकाता रेप केस में आए आरजीकर मेडिकल कॉलेज की कई ऐसी घिनौनी सच्चाई जो आज तक लोगों को नहीं पता था। ये घिनौनी सच्चाई संपूर्ण भारत की व्यवस्था पर, स्पेशली बंगाल की व्यवस्था पर, बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। 8 अगस्त का रेप और मर्डर केस पूरे भारत में हाईलाइट है, सभी सोशल मीडिया पे हाईलाइट है, लेकिन उससे भी घिनौनी और दबाई गई सच्चाई ये है कि इस हॉस्पिटल में ऐसी घिनौनी करतूत कोई पहली बार नहीं हुई है। यहाँ लगभग पिछले 24 वर्षों से कई घिनौनी करतूतें और कई रहस्यमयी मौतें हो चुकी है। कभी छात्रों की, कभी प्रोफेसरों की, तो कभी हाउस स्टाफ की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है यहाँ पे, जिसे कि हॉस्पिटल ने इसी केस की तरह सुसाइड बोल के रफा दफा कर दिया। हालांकि ये 24 वर्ष वो है जो हमें रिसर्च से पता चला है, लेकिन पता नहीं कितने वर्षों से यहाँ घिनौनी एक्टिविटी हो रही है। हाल ही में रेप और मर्डर जो हुआ है, न्यूज चैनल पे जो न्यूज देखने को मिल रहा है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ फोकस उस रेपिस्ट पर करने की कोशिश करी जा रही है, ताकि लोगों का ध्यान आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाकी घिनौने करतूत पे ना पड़े, जबकि आरजीकर कॉलेज का इस क्राइम में सबसे बड़ा हाथ है। अब कई एलिगेशन लग रहा है कि उस हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट चलता था, वहाँ पर इलीगली ऑर्गन की ट्रैफिकिंग की जाती थी। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि चूंकि विक्टिम को इन सारे इलीगल एक्टिविटी के बारे में पता चल गया था, इसलिए विक्टिम को रास्ते से हटाया गया। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि वहाँ पे ट्विस्टेड किस्म की पोर्नोग्राफी फिल्म की शूटिंग की जाती थी। ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि एक मेडिकल कॉलेज में ऐसा हो रहा था। 8 अगस्त को रेप और मर्डर केस होता है। इसके ठीक एक दिन बाद 9 अगस्त को संजय रॉय को पकड़ा जाता है इस केस का दोषी मान के। एलिगेशन तो ये भी लग रहा है कि संजय रॉय बस बलि का बकरा है, ताकि कुछ और इम्पोर्टेंट लोगों को बचाया जा सके। और फिर आरजीकर मेडिकल के प्रिंसिपल संदीप घोष पे भी शक है, क्योंकि उन्होंने इस केस के बस 3 दिन बाद ही रिजाइन दे दिया, और इसी के कुछ घंटे बाद ही उसे पास के एक दूसरे हॉस्पिटल में जॉब भी मिल गई। और अंत में सबसे बड़ा एलिगेशन लग रहा है वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर। और लोगों का मानना यह भी है कि संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष टीएमसी के खास लोग हैं, और लोगों का मानना है कि ये सब जो कारनामा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के कुछ चुनिंदे लोगों को बचाने के लिए, ममता बनर्जी को बचाने के लिए, ममता बनर्जी के सत्ता को बचाने के लिए। अब वास्तव में विक्टिम के साथ हुआ क्या, कौन है इसके पीछे जिम्मेवार? क्या वास्तव में हॉस्पिटल जिम्मेवार है? क्या वास्तव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने सारे इलीगल धंधे चालू थे? इसके पीछे असली सच्चाई क्या है, और यहाँ पर कितने मर्डर हो चुके हैं जिसे सुसाइड बोल के दबाया गया? करेंगे इन सारे बातों के बारे में डिटेल से चर्चा, बने रहिए मेरे साथ। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आरजीकर मेडिकल कॉलेज। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 8 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में एक 31 ईयर की रेसिडेंट पीजी डॉक्टर की डेड बॉडी सेमिनार हॉल में मिली। उनकी आंखों में चश्मे का कांच गड़ा हुआ था, उनके दोनों पैर राइट एंगल पे थे, उनका कॉलर बोन तो टूट चुका था, उनके फेस पर बहुत सारे इंजरी के मार्क्स थे और शरीर पे कपड़े भी नहीं थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार 14 इंजरीज विक्टिम के बॉडी इंक्लूडिंग हर हेड, हर फेस, नेक, आर्म एंड जेनिटल्स में पाया गया। 9 अगस्त को सुबह उनके पेरेंट्स को हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आता है और कहा जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जिस बॉडी को देखते ही कोई भी इंसान, जी हाँ इंसान, एक झटके में बोल देगा कि ये कोई सुसाइड नहीं है, ये क्लियर कट मर्डर और रेप केस है। उस केस को हॉस्पिटल ने सुसाइड बोल के दबाने की कोशिश की, और फिर जब कोलकाता पुलिस का एंट्री होता है तो वे भी शुरुआत में इस केस को सुसाइड बोल के दबाने की कोशिश की। मैं उन हॉस्पिटल वालों से और उन पुलिस वालों से पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर ना होकर के यदि आपके घर की कोई बच्ची या फिर आपकी बेटी होती तो क्या आप उस वक्त में भी आप उसे सुसाइड केस कहते? लेकिन फिर पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू होता है, और फिर अंत में संजय रॉय नामक एक बंदे को पकड़ा जाता है, और उन्होंने फिर एक झटके में एक्सेप्ट कर लिया कि ये क्राइम हमने किया है। और संजय रॉय ने ये तक बोल दिया कि मुझे फांसी दे दो, मुझे चलेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद आपको ये कहानी थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये केस आरजीकर कॉलेज में कोई पहला क्राइम नहीं है। इससे पहले भी 6 अन्य लोगों की डेड बॉडी यहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस सिचुएशन में पाई गई। 25 अगस्त 2001 को सौमित्र विश्वास नामक 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट का डेड बॉडी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल रूम में पंखे से लटका हुआ मिला। इसे भी हॉस्पिटल ने सुसाइड बोल के रातों रात दबा दिया। लेकिन आप चितपुर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सौमित्र विश्वास सुसाइड नहीं बल्कि मारा गया था। रिपोर्ट के अनुसार उनके थ्रोट में रुमाल डाल के मारा गया था। और दूसरी बात, क्राइम प्लेस पे जो नायलॉन की रस्सी मिली थी उसे देखकर उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अपूर्व बोस ने कहा था कि इतनी पतली रस्सी से भला कोई कैसे सुसाइड कर सकता है। यहाँ जबकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था,
उल्टा केस को सुसाइड बोल के दबा दिया गया। हालांकि सौमित्र विश्वास के रिलेटिव इसे सुसाइड मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि इस मामले में मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा अरुणिता को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन मामला फिर भी आज तक अनसॉल्व है। हालांकि सौमित्र विश्वास के मृत्यु के बाद उसी कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट ने मीडिया इंटरव्यू में कहा भी था कि उसके कॉलेज में सेक्स रैकेट चालू है, जो बात बहुत सारे लोगों को पता भी है। और यहाँ भी सौमित्र विश्वास के केस में जो हुआ था, जिनकी वजह से उनकी जान गई, वो थी उनकी जीएफ, जो इसी रैकेट के विक्टिम बन गई थी, जिसे बचाने के लिए सौमित्र इस रैकेट को पब्लिकली एक्सपोज करने ही वाला था कि उसी बीच सौमित्र का मर्डर कर दिया गया। और ये बात उनके ही हॉस्पिटल के उनके एक करीबी फ्रेंड ने बताया। 2001 में मीडिया इंटरव्यू में वहाँ के ही स्टूडेंट ने बताया कि उस हॉस्पिटल में पोर्नोग्राफी फिल्म की शूटिंग तक की जाती थी। इसके लिए वहाँ के स्टूडेंट को या फिर बाहर से सेक्स वर्कर को बुलाया जाता था। यहाँ तक कि वहाँ नेक्रोफिलिया यानी कि डेड बॉडी के साथ सेक्स शूटिंग करके भी सेल किया जाता था। उस वक्त में स्टूडेंट का कहना था कि शूटिंग मुख्य रूप से वीकेंड में सेक्स वर्कर को वहाँ पे बुला के की जाती थी। जब कोई सेक्स वर्कर नहीं मिलती थी तो वहाँ पे पढ़ाई के लिए अस्पताल में लाया गया डेड बॉडी का ही इस्तेमाल कर लिया जाता था। स्टूडेंट का कहना था कि इसे एक राजनेता का समर्थन मिला हुआ था। वहाँ के छात्रों का कहना था कि शूटिंग कहीं भी हो जाती थी, चाहे क्लासरूम, सेमिनार रूम, हॉस्टल रूम, हर जगह इसकी शूटिंग की जाती थी। और इससे भी बड़ी बात पता है क्या है? इसके बारे में सारे अथॉरिटी को पता होता था। इतना ही नहीं, कई बार आरजेकर मेडिकल कॉलेज की फीमेल स्टूडेंट का फोटो को लेकर पोर्नोग्राफी कंटेंट में लगा दी जाती थी। और सौमित्र के मर्डर केस के पीछे भी यही कारण था। और ऐसा भी बताया जाता है कि इसके पीछे वहाँ के कुछ सीनियर डॉक्टर्स का भी हाथ था। हालांकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो वहाँ पे कुछ एविडेंस भी मिला था, जैसे कि वहाँ के हॉस्टल के एक रूम में ट्राइपॉड और रिफ्लेक्टर मिला था, जिसे कि उस वक्त में किसी प्रोफेशनल शूटिंग में ही यूज किया जाता था। लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस ने इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलने के बाद भी कोई खास एक्शन क्यों नहीं लिया? ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। इसके ठीक 2 साल बाद ही 5 फरवरी 2003 को हॉस्पिटल के हाउस स्टाफ अरिजीत दत्ता का डेड बॉडी मिला। पुलिस ने दावा किया था कि अरिजीत ने पहले अपने हाथ में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया। एनेस्थीसिया मेडिकल ट्रीटमेंट ड्रग है, जिसे पेशेंट को पेन से प्रिवेंट के लिए सर्जिकल, डेंटल वर्क और कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट से पहले दिया जाता था। पुलिस का दावा था कि इन्होंने एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के बाद फिर ब्लेड से कलाई की नस काट ली और इसके बाद हॉस्पिटल के छत से कूद गया, यानी यहाँ भी सुसाइड की तरफ इशारा। हालांकि पुलिस वालों को ना कोई सुसाइड नोट या ऐसा कोई वजह नहीं मिली जिससे साफ पता चले कि अरिजीत ने सुसाइड क्यों किया। फिर 24 अक्टूबर 2016 को आरजेकर मेडिकल हॉस्पिटल में मेडिसिन के प्रोफेसर गौतम पाल का डिकम्पोज्ड बॉडी मिला किराए के घर में। हालांकि पुलिस को इस मामले में भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने अनुमान लगाया कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हुई होगी। हालांकि सही रीजन का पता नहीं चल पाया कि डेथ क्यों हुआ। साल 2020 में एक और 25 वर्ष की पौलमी साह की डेड बॉडी मिस्टीरियस सिचुएशन में पाई गई। पुलिस वालों ने बताया कि पौलमी ने हॉस्पिटल के 6th फ्लोर से कूदकर सुसाइड की है। हालांकि पुलिस को इस मामले में भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। और पिछले साल ही 2023 में 23 वर्ष की एक इंटर्न की डेड बॉडी मिलती है और रीजन ड्रग ओवरडोज बताया जाता है। यानी कहें तो यहाँ भी सुसाइड की तरफ वापस से इशारा। पता है, इस सारे केस में कुछ बात कॉमन है। पहला कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज, और दूसरा यह है कि किसी भी केस का सही रीजन पता नहीं चल पाया। तीसरा, सभी डेड बॉडी मिस्टीरियस सिचुएशन में पाई गई। और चौथा यह है कि सभी केस को हॉस्पिटल ने सुसाइड बोल के दबाने की कोशिश की। इन सारे केसेस में सबसे बड़ा एलिगेशन जो लगाया वो है यूनियन मिनिस्टर सुकुंता मजूमदार। वे क्या कहते हैं खुद ही सुनिए। वे जो पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं। इसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है। इसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे नेक्स्ट एलिगेशन यह है कि यहाँ डेड बॉडी का यूज ऑर्गन ट्रैफिकिंग में किया जाता है। 8 अगस्त को जब क्राइम हुआ था तो वहाँ पे मीडिया ने कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि हॉस्पिटल में डेड पेशेंट एंड क्राइम बॉडी को ऑटोप्सी के बहाने लाया जाता है और फिर प्रैक्टिकल के बहाने उनके ऑर्गन को निकाल लिया जाता है। और ये बात जिनके साथ अभी क्राइम हुआ है उनको सारा कुछ पता चल गया था और वे इन काली करतूत को एक्सपोज करने ही वाली थी कि इसी बीच उनका मर्डर कर दिया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक और बड़ा ही रहस्यमय केस में हाथ लगा। 18 अगस्त 2019 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 69 ईयर ओल्ड सोमनाथ दास की मौत हो जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल ने उनके परिवार को बॉडी प्लास्टिक में बांध के भेज दिया। ये बात उनके बेटे को थोड़ा अजीब लगा। जब वे चेक करने के लिए प्लास्टिक हटाया तो वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसके फादर की दोनों आंखें गायब थी। हॉस्पिटल ने उसके फादर की दोनों आंखें निकाल ली थी, वो भी बिना उनके परिवार को बताए। इस बात पर जब उनके बेटे ने कंप्लेन की तो पता है उनको क्या जवाब मिला? उसे बोला गया उसके फादर की आंखें चूहे खा गया। ये कितना अजीब बात है ना कि लिटरली चूहा पूरे डेड बॉडी से सिर्फ आंखें खा गई।
ये कितना स्टूपिड रीजन है। यानी ये सारा घटना पता नहीं कब से दबते जा रहा था और शायद आज भी दबा ही रह जाता यदि इस घटना पे इतना पब्लिक आउटरीच नहीं होता। तो अभी के घटना के बाद जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ तो सीबीआई ने हॉस्पिटल के 19 डॉक्टरों से पूछताछ की, तो उसमें से 13 डॉक्टर ने वहां हो रहे ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बारे में जिक्र किया। तो अब तक 100% श्योर है कि इस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे काम हो रहा था। लेकिन यह भी आश्चर्य की बात है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना सारा इलीगल काम कैसे हो रहा था, और ऐसा हो नहीं सकता है कि पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन सारे एलिगेशन में एक और बड़ा एलिगेशन यह है कि इन सारे एक्टिविटी में टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी का हाथ है। अब इसे जानने का कोशिश करते हैं। 14 अगस्त को रात में आरजीकर हॉस्पिटल में हुए उस क्राइम सीन को यानी कि सेमिनार हॉल को कुछ गुंडों ने तोड़फोड़ कर तबाह कर दिया। उसके बाद टीएमसी पे एलिगेशन लगा कि ये तोड़फोड़ टीएमसी वालों ने ही करवाया है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही केस कोलकाता पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया गया था। सो अब लोगों का कहना है कि टीएमसी इस केस को दबा नहीं पाएगा, इसलिए टीएमसी वालों ने एविडेंस को ही खत्म करने का कोशिश किया। हालांकि इन आरोपों को टीएमसी ने नकारा और टीएमसी का उल्टा ब्लेम है कि ये दंगा अपोजिशन पार्टी वाम और राम वालों ने किया, यानी सीपीआईएम और बीजेपी वालों ने किया। हालांकि कुछ न्यूज चैनल वालों ने इस तोड़फोड़ में शामिल लोगों का कनेक्शन टीएमसी से लिंक करने की कोशिश की। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की घटना से संबंधित 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों में कई का कनेक्शन टीएमसी पार्टी से है। इस घटना में पुलिस ने 76 लोगों की तस्वीर भी जारी की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार तोड़फोड़ की घटना में पहचाने गए या गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता, जिनमें से कई महिला और कई पुरुष शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस ने लोगों का लिंक टीएमसी से जोड़ने की कोशिश की तो रिजल्ट ये निकला। यह है सौमिक दास, जो उनके परिवार के अनुसार ये टीएमसी पार्टी के वर्कर है। लोकल के अनुसार वह टीएमसी काउंसलर सुकांता सेन शर्मा के लिए काम करता है। ये बंदा कोलकाता पुलिस द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किए गए तस्वीर और वीडियो में डंडे का इस्तेमाल करते हुए इमरजेंसी बिल्डिंग में तोड़फोड़ करते हुए देखा गया। लेकिन जब सुकांता सेन शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इन्हें नहीं जानता। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वह हमारी पार्टी से है। इसके अलावा कुछ और अरेस्टेड एक्यूज्ड की पहचान की गई, जैसे कि जब्बार अंसारी, जो कि टीएमसी वर्कर है एज पर हिज फैमिली मेंबर। अंसारी को आरजीकर हॉस्पिटल में इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर भीड़ को निर्देश देते हुए देखा गया कोलकाता पुलिस द्वारा जारी किए गए तस्वीर में। ऐसे कई और नाम की लिस्ट है जिसे कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया और जिनका कनेक्शन टीएमसी पार्टी से बताया गया। अब जरा सोचने वाली बात है कि इतने सारे वर्कर बिना किसी हाई कमांड का एक ही प्लेस पे एक ही टाइम पे भला कैसे हमला कर सकता है। इसके अलावा उस हॉस्पिटल के टीएमसी यूनियन डॉक्टर भी यही बोल रहा है कि प्रिंसिपल को बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल से ट्रांसफर किया गया। और फाइनल एलिगेशन संजय रॉय और संदीप घोष पे यह है कि उनका कनेक्शन टीएमसी पार्टी से है। संदीप घोष का हिस्ट्री देखे तो पता चलता है कि 2023 में उन पे करप्शन और रैगिंग करने जैसे आरोप लगाए गए, लेकिन इसके बाद भी उसे जॉब से नहीं निकाला गया। और जब अभी उसके हॉस्पिटल में रेप और मर्डर हुआ और इतना बवाल हुआ तो वो रिजाइन दे दिया और तुरंत ही उसे एक नया जॉब भी दे दिया गया। तो इससे मीडिया का इस पे ब्लेम है कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन इनका टीएमसी पार्टी से है, वरना मुफ्त में तो किसी को इतना फेवर नहीं मिलता। रही बात मेन रेपिस्ट संजय रॉय की, तो उनका हॉस्पिटल पे इतना ज्यादा होल्ड था कि वे पेशेंट को बेड दिलाने के बदले पैसा तक ले लेते थे। और हॉस्पिटल में बेड अरेंजमेंट का काम कौन देख रहा था? टीएमसी के लोग। आज सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज हमारे देश में रेप जैसे क्राइम आम क्राइम हो गई है। डाटा के हिसाब से हर दिन लगभग 90 रेप होते हैं और ये जो रिपोर्ट है ये वो रिपोर्ट है जो दर्ज की जाती है, असली गिनती किसी को नहीं पता। इसलिए हमारी मांग सिंपल है, ऐसे केस को टॉप प्रायोरिटी दी जाए। इसे किसी भी वजह से दबाया नहीं जाए, चाहे सत्ता की वजह से या किसी और कारणों से इसे दबाया नहीं जाए। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर भारत के सिटीजन की बेसिक नीड है। हर सिस्टम में संजय रॉय जैसे दरिंदे होते हैं, यदि इसे एक्शन में न लाया जाए या फिर जस्टिस में देर किया जाए तो पता नहीं कितने और संजय रॉय जैसे दरिंदे पैदा हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने कानून को और भी सख्त करने की जरूरत है, ताकि अगली बार जब भी कोई इंसान किसी लड़की को गलत नजरिए से देखे तो उनको 100 बार सोचना पड़े। और संजय रॉय जैसे लोगों को ऐसा सजा देना चाहिए कि जब भी कोई अगली बार कोई सोचे तो सोच के उनका रूह कांप जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरा वीडियो को देखा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।